पैराशूट फैक्ट्री का सभी साथियों, हमारा फेडरेशन का नेतागण, यूनियन का नेतागण, यूनियन का साथी लोग, पदाधिकारी और मजदूर साथियों, आप सबको नमस्कार, आप सबको लाख सलाम। हमारा अध्यक्ष तिवारी जी ने बहुत विषय के बारे में आपका सामने विचार रखा है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन एक लड़ाकू ऑर्गेनाइजेशन है। उस फेडरेशन का जन्म इस कानपुर का अंदर ही हुआ 1953। तो इस 1953 से लेके आज 2006 तक, तब 1953 में इस कानपुर में एआईडीएफ का जन्म हुआ। उस समय हमारा डिफेंस कर्मचारी को कोई भी कुछ भी अधिकार नहीं था। ट्रेड यूनियन करने का रिकॉग्निशन नहीं, कोई बस कमेटी नहीं, जेसीएम नहीं, उनका सर्विस कंडीशन परमानेंसी का सुविधा नहीं, सरप्लस डिक्लेयर करेगा तो घर जाना है, नहीं था। ऐसा परिस्थिति में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का जन्म हुआ। लेकिन इस 73-74 इयर्स का स्ट्रगल में कितना स्ट्रगल, कितना सैक्रिफाइस, कितना कुर्बानी, उसके बाद डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज इस देश का बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बराबर उनको लेके आने के लिए हमारा तो पुराना साथी लोग पूरा हिंदुस्तान में दक्षिण से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट तक कुर्बानी किया, सैक्रिफाइस किया। उसका वजह से आज हम लोग को बहुत बेनिफिट्स मिल रहा है। लेकिन वो बेनिफिट्स अभी हमसे विड्रॉ करने के लिए, हमसे छीनने के लिए आज का सरकार प्रयास भी कर रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में वर्किंग क्लास का यूनिटी, मजदूर का एकता, तो एआईडीएफ का वो लड़ाकू कैरेक्टर है, फाइटिंग कैरेक्टर है, उसको लेके आगे चलना हम लोग का जिम्मेदारी। आज एक महत्वपूर्ण विषय का सेटलमेंट सरकार के सामने हो चुका है। 5 साल का पहले 5 मिनिस्टर ने राइटिंग में दिया, ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस को कभी भी कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। उस एग्रीमेंट पूरा तोड़ के नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्बिट्ररी निर्णय लिया, ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस को 7 टुकड़ा करेंगे। देयर विल बी 7 कॉर्पोरेशन। वो भी ऐसा है, अब अकेला एक फैक्ट्री है, पैराशूट फैक्ट्री, वो एक कॉर्पोरेशन है, जीएएल। परेशानी 1/10/2021 में तब कॉर्पोरेटाइज किया। 72,000 कर्मचारी सर्विस में था। ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस में 2 लाख हमारा सैंक्शन है। 2 लाख सैंक्शन में ओनली 72,000 कर्मचारी था 1/10/2021 में। उस 72,000 कर्मचारी का भविष्य क्या है? हम सरकार में भर्ती हुआ, क्या हम सरकार में हमारा रिटायरमेंट होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। 5 साल का लड़ाई है कॉमरेड्स, 5 साल का संघर्ष है। रास्ता में हम लोग फाइट किया, हड़ताल किया, स्ट्रगल किया, स्ट्राइक किया, लीगली भी हम लोग फाइट किया। मद्रास हाई कोर्ट में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इस सरकार का नीति को चैलेंज किया। ये सरकार का तो डिसीजन है कॉर्पोरेटाइज करने का, ये गलत है। ऐसा करके हम लोग बहुत आर्ग्यूमेंट्स हाई कोर्ट के सामने रखा था। लेकिन आपको मालूम है आजकल कोर्ट में भी आप लोग को ज्यादा न्याय नहीं मिलता है। उस परिस्थिति में कोर्ट का, सरकार का भी पोजीशन था, हम तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इस देश का जनता ने पार्लियामेंट का अंदर हमको मेजॉरिटी दिया, तो पॉलिसी डिसीजन लेने का हमको अधिकार है। कोर्ट बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता, वही सरकार का आर्ग्यूमेंट था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी सरकार ने कोट किया। एक फैक्ट्री, एक कारखानी, एक इंडस्ट्री
सरकार में रहेगा, प्राइवेट का हाथ में जाएगा, कॉर्पोरेटाइज करेगा, वो सब सरकार का पॉलिसी मैटर है। उसमें कोई कोर्ट इंटरफियर नहीं करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये सब सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट आया, लेकिन हम लोग भी बहुत आर्ग्यूमेंट हम लोग की तरफ से रखा था। हम विस्तार में नहीं जा रहा हूं, कारण गेट मीटिंग है, आप लोगों को भी ड्यूटी के लिए जाना है। लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट में हम दो मुद्दा रखा, वो दोनों आपका सुरक्षित के लिए, इस इंडस्ट्री का सुरक्षित के लिए। ये हमने रखा है, ये सरकार ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस को कॉर्पोरेटाइज कर रहा है। उनका उद्देश्य इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, विकास करने के लिए, विस्तार करने के लिए नहीं है। इनका इंटेंशन है कॉर्पोरेटाइज करने के बाद इसको प्राइवेटाइज करना, उनका उद्देश्य। कारण सरकार का नीति है, प्रधानमंत्री खुद अनाउंस किया, पब्लिक सेक्टर का जन्म होता है मरने के लिए करके। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन लोग ने शुरू किया, तो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऊपर भी वो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी शुरू करेगा, धीरे धीरे हमारा इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करेगा। इसीलिए हम कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में है। ये भी एक पॉइंट था हमारा पिटीशन में। दूसरा पॉइंट क्या है, हम तो केंद्र सरकार कर्मचारी है। केंद्र सरकार कर्मचारी का नियम कैसे होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। आर्टिकल 309 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा देश का संविधान बनाया, उसमें आर्टिकल 309 देश का राष्ट्रपति को अधिकार दिया केंद्र सरकार नौकरी में रिक्रूटमेंट करने के लिए, सेवा में। तो हम उस संविधान का अनुसार नौकरी में आया बाबा। आर्टिकल 309 का ऊपर हमारा तो अपॉइंटमेंट हुआ। पब्लिक सेक्टर कंपनी का कर्मचारी आर्टिकल 309 में नहीं होता है, वो भी सरकार का ही है, लेकिन वो सरकार कर्मचारी नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर का कर्मचारी है, कंपनी का है। आर्टिकल 309 का अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी गवर्नर का नाम पर आता है, अब राष्ट्रपति का नाम पर आता है। तो हमारा सर्विस कंडीशन सरकार को बदल करने का क्या अधिकार है, ये सवाल कोर्ट में हम लोग ने रखा। उसी में दूसरा हमारा आर्ग्यूमेंट था, ये हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। हमने एचवीएफ, ओसीएफ, इंजन फैक्ट्री कम से कम 15-20 अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाल के कोर्ट के सामने रखा। सर ये हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, आप देख लीजिए। इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में 1000 कंडीशन है, आप 2 शादी नहीं करना, ये सब है ना उसमें। लेकिन उसमें ये कंडीशन है, हम आपको कभी भी, हमारा पास पावर है, हम आपको कभी भी कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा, ऐसा क्लियर भी है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इसे कॉन्ट्रैक्ट, राष्ट्रपति का साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। राष्ट्रपति बोला ये कंडीशन तुम अग्री करो, अग्री कर रहा है तो नौकरी में आओ। हमने अग्री किया, नौकरी में आया। लेकिन उस समय हमको मालूम होता था 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद कंपनी का कर्मचारी बनेगा, हम तो आता ही नहीं था। लेकिन हम सरकार कर्मचारी करके नौकरी में आया, तो हमारा रिटायरमेंट तक तो सरकार में रहने का पूरा हमको अधिकार है, नहीं है। तो ये सवाल उनका सामने रखा। अब जज ने सरकार का सॉलिसिटर जनरल को सवाल पूछा, अब उन लोग का आरोपण है इसको प्राइवेटाइज करने के लिए तुमने कॉर्पोरेटाइज किया करके, तुम्हारा जवाब क्या है, तुम्हारा सरकार का जवाब क्या है। दूसरा, उन्होंने बोल रहा है हम आर्टिकल 309 का अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करने के लिए आया, हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी कंडीशन नहीं है, इसका जवाब क्या है बताओ। तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला साहब इमीडिएटली हमारा पास इसका जवाब नहीं है, हमको 1 महीने का समय चाहिए। जज बोला ठीक है, 1 महीने के अंदर सरकार का क्या इसका, ये दोनों सवाल का सरकार का जवाब क्या है, आप अफिडेविट दाखिल करो। ठीक है, हो गया। 1 महीने का अंदर उन्होंने दाखिल किया, वही आज आपको सुरक्षित कर रहा है काम।
देश का 62,000 डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय तो आतंक फैक्ट्री में काम कर रहा है। एडीएफ का कोर्ट केस में ये 2 अश्योरेंस उन्होंने दिया, उस अश्योरेंस का वजह से आप सुरक्षित है कामरेड। एडीएफ जिंदाबाद, एडीएफ जिंदाबाद। इन्होंने क्या जवाब दिया? अभी बहुत नौजवान साथी है, हम लोग रहेगा नहीं रहेगा, भविष्य में कभी भी सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्राइवेटाइज करने का, नहीं तो इसका शेयर सेल्स करने का परिस्थिति आएगा, तब इसको उठा के सरकार के सामने रखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा करके। क्यों? सरकार ने जवाब दिया, ये एडीएफ गलत बोल रहा है, ये एडीएफ गलत बोल रहा है, हम इसको प्राइवेटाइज करने के लिए कॉर्पोरेटाइज किया करके, ये गलत है। ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, सरकार 100% इसका शेयर होल्डर है, इसको प्राइवेटाइज करने का उद्देश्य सरकार को नहीं है। ये वकालत सरकार ने तो दाखिल किया, आपका सुरक्षित है। 5 साल का बाद, 10 साल का बाद कभी भी सरकार का दिमाग में आएगा, कारण तो नया लोग को मालूम होता नहीं ना, अधिकारी भी 6 महीने में एक बार चेंज होता है, मैनेजमेंट चेंज होता है, सरकार बदल होता है, उसको मालूम नहीं होता हमने ऐसा कोई लिखित कोर्ट में दिया करके, इसीलिए हम आपको बोल रहा हूं। ऐसा कभी भी 5 साल 10 साल का बाद सरकार का दिमाग में आएगा, हम इसको प्राइवेटाइज करेगा, तब इस एफिडेविट को उठा के सरकार के सामने बोलना है, तुम प्राइवेटाइज करेगा तो तुम्हारा ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा करके बोलना पड़ेगा, तो हम सुरक्षित है। आसान में इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट, बिकॉज एडीएफ का केस कर दे। दूसरा, हमारा सर्विस कंडीशन, सरकार को बोलना पड़ेगा, हम जबरदस्ती किसी को भी कंपनी का कर्मचारी नहीं बनेगा, उनका इच्छा है तो वो सरकार में रह सकता है, नहीं तो उसको अब्सॉर्प्शन पैकेज लेके इधर राजीनामा करके उधर जा सकता है, कंपनी में जा सकता है। जज भी इसको एक्सेप्ट किया, जजमेंट भी हो गया। यही हमने 11 तारीख अभी नेशनल काउंसिल जेसीएम मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी को यह सवाल पूछा, भाई साहब ये आपका आश्वासन है, उस आश्वासन को हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया, जजमेंट में आ गया, आपने उसका खिलाफ में अपील नहीं किया, अभी 2 साल हो चुका है, अभी अपील भी नहीं कर सकता, तो हम 2 साल से आपको डिमांड कर रहा है, ये कोर्ट जजमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए हम 2 साल फाइट कर रहा है। ये क्या सरकार है? आपने नहीं किया, हमने 10 लाख रुपया का ऊपर खर्चा करके कोर्ट में फाइट किया, अभी कोर्ट ने बोला ऑर्डर आ गया, आपने लिखित में आश्वासन दिया, अब 2 साल में नोटिफिकेशन क्यों इश्यू नहीं कर रहा है? एक नोटिफिकेशन इश्यू करो, इनका रिटायरमेंट तक वो सरकार में रहेगा करके, नहीं तो फिर आपका ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। एडीएफ आपके खिलाफ में कंटेम्प्ट फाइल करेगा कोर्ट में, फिर आपके पास क्या जवाब रहेगा, आप कैसे डिफेंड करेगा कोर्ट में? तो कैबिनेट सेक्रेटरी को समझ में आया, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी बोला यस कोर्ट का जजमेंट है, सरकार का आश्वासन है, सरकार ऐसा कोई आश्वासन कोर्ट में दिया तो सरकार उसको 100% माने। तो हम लोग ने बोला वही करो, ये नोटिफिकेशन इश्यू करो। हमारा तो कर्मचारी अभी क्या 10,000 तो रिटायरमेंट में चला गया, 72,000 का अभी 62,000 का कम हो गया, 61,700 कुछ है, इंक्लूडिंग डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस। तो वो सब रिटायरमेंट तक सरकार में रहेगा, ये नोटिफिकेशन इश्यू करो। उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने बोला हमारा नेतृत्व में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बैठा है, हम 2 दिन का अंदर उस कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का मीटिंग में इसके बारे में निर्णय लेंगे। निर्णय के बाद ईगोम एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का चेयरमैनशिप में, उसमें अमित शाह, निर्मला सीतारामन, बाकी 3-4 मिनिस्टर है, उन सबका अप्रूवल लेके हम आपको नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे। मीटिंग का बाद फिर हम उनसे अलग भी बात किया तमिल में, वो तमिलनाडु का ये कैडर है, तब करुणानिधि चीफ मिनिस्टर था, उस समय वो फाइनेंस सेक्रेटरी था, वो आपका यूपीएस कमेटी का भी चेयरमैन था, इसीलिए पर्सनल परिचय था। हम मीटिंग का बाद सब ग्रुप फोटो के लिए नीचे आया,
हमने उनको तमिल में ही बोला, साहब हमारा तो 45 साल का अनुभव है, ब्यूरोक्रेसी मीटिंग में कुछ बोलता है बाद में करता नहीं है, ऐसा बहुत अनुभव है, लेकिन आपका ऊपर विश्वास है, आप क्या आश्वासन दिया उसको करेगा। बोला श्री कुमार जी हमारा ऊपर विश्वास रखो, हम करेंगे। उन्होंने किया, उनका रिपोर्ट सबमिट किया राजनाथ सिंह जी को, उन्होंने दस्तखत किया, अमित शाह, निर्मला सीतारमण सभी लोग दस्तखत किया। 15 जून को ऐसा ये कि ऐतिहासिक ऑर्डर आपका सामने आ गया, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का लड़ाई संघर्ष कमेटी। हम बाकी को भी धन्यवाद दे रहा हूं, हमारा फोरम था यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डिनेंस एम्प्लॉइज, उसमें IOFS ऑफिसर तक फर्स्ट टाइम आया हिस्ट्री में। IOFS ऑफिसर कभी हमारा साथ आता नहीं, हमको सस्पेंड करता, हमको चार्जशीट इश्यू करता, हमको डिसमिस करता, वो सब करता, लेकिन हमारा आंदोलन में कभी नहीं आया। लेकिन उनका भी भविष्य का सवाल आ गया, वो भी आ गया। अब्सॉर्प्शन पैकेज का मीटिंग आपका कानपुर में रखा, कलकत्ता में रखा, देहरादून में रखा, आवड़ी में रखा, जबलपुर में रखा, पूना में रखा, 3 मीटिंग हम लोग गया ही नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं गया। वो है कि एकता हम लोग ने डिस्प्ले किया सरकार का सामने, सरकार ने कुछ बाकी 3 मीटिंग डिसबैंडल किया, एक बढ़िया यूनिटी हम लोग बनाया। उस यूनिटी और AIDF का कोर्ट केस का वजह से हमारा देश का 62,000 एम्प्लॉई और उनका फैमिली आज सुरक्षित है। लेकिन हम आपको अपील करना चाहता हूं, अभी आएगा कभी भी ऑप्शन फॉर्म, उसमें थोड़ा ध्यान रखना। उसमें 2 ऑप्शन तो ग्रुप सी ग्रुप बी के लिए रहेगा, नॉन गेजेटेड कर्मचारी के लिए 2 ऑप्शन है। आप कौन सा कंपनी में काम कर रहा, उसी कंपनी में आपका रिटायरमेंट तक आप रह सकता है, नहीं तो उसी कंपनी में आपको इधर राजीनामा करके उधर ऑप्शन में जा सकता है। गेजेटेड ऑफिसर को 7 ऑप्शन है, 7 कंपनी में किधर भी वो जा सकता है। IOFS और हमारा JWM साथी लोग, उनको वो ऑप्शन है, लेकिन हम लोग के लिए नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप उसी कंपनी में रिटायरमेंट तक रहो, नहीं तो उस कंपनी में कंपनी का कर्मचारी करके इधर रिजाइन करो, उधर ज्वाइन करो। तो हम लोग को क्या ऑप्शन देना है, इतना लड़ाई इतना संघर्ष किस लिए, हमारा सर्विस रिटायरमेंट तक सरकार में रहना। सो देयरफॉर वी हैव टू गिव ऑप्शन ओनली टू रिमेन इन गवर्नमेंट सर्विस। 3 महीने का समय मिलेगा ऑप्शन के लिए, इसलिए सरकार अभी 31 मार्च अगला साल 31 मार्च तक डीम्ड डेपुटेशन को एक्सटेंड किया, कारण ये सब फॉर्मेलिटी के लिए 3-4 महीने का समय होगा, इसलिए उन्होंने अभी सितंबर में खत्म 31 मार्च तक एक्सटेंड किया। ऑप्शन नहीं दिया, ये भी सभी एक कर्मचारी दिमाग में रखना है। भाई जब हम ऑप्शन ही नहीं दिया, आप ऑटोमेटिकली कंपनी का कर्मचारी बनेगा, सरकार का नहीं। तो ऑप्शन देना बहुत जरूरी है, ऑप्शन देना बहुत जरूरी है। भाई जब आप ऑप्शन नहीं दिया, हम क्यों ऑप्शन देंगे, ऐसा बोल के बैठेगा, ऑर्डर आएगा, आप ऑटोमेटिकली कंपनी में अपसार्म हो गया, ट्रांसफर हो गया करके, तो वो गलत कभी नहीं करना है, ऑप्शन देना ही पड़ेगा सरकार में रहने का। फिर एक दफा ऑप्शन दिया वो परमानेंट, वो लाइफ लॉन्ग, वो ऑप्शन को आप विड्रॉ नहीं कर सकता। इसलिए ठीक है, हम लोग फाइट किया, अधिकार मिल गया, नोटिफिकेशन हो गया, प्रचार भारती मॉडल का सब हो गया, लेकिन अल्टीमेटली दस्तखत तो आपको करना पड़ेगा कांग्रेस। उसमें बहुत विजिलेंटली, बहुत केयरफुली आप लोग को दस्तखत करना है, हमारा यूनियन का पदाधिकारी सब आपको गाइड करेगा। दूसरा, उसी मीटिंग में एक इश्यू, 2 इश्यू डिस्कशन हुआ, मिनट्स में है, अभी तिवारी जी ने बताया, मिनट्स में है, ये सब ओपन डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट वालों को ओल्ड पेंशन की, और 20/5/2003 का सरकार का तो नोटिफिकेशन वैकेंसी रिलीज किया, उस नोटिफिकेशन का अनुसार कितना लोग 2004, 5, 6, 7 में भर्ती हुआ, उन सबको ओल्ड पेंशन में लेके आना। ये दोनों डिमांड डिस्कस हुआ, मिनट्स में भी है।
कैबिनेट सेक्रेटरी ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इश्यू में हम लोग का आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, कारण उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो ये निर्णय हुआ उनको उनका एप्लीकेशन एम्प्लॉई का डेथ का बाद उसका वाइफ, उसका बेटा, उसका बेटी, कोई भी, उन्होंने तो एप्लीकेशन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए 31/12/2003 का पहले मैनेजमेंट को सबमिट किया, तो उस सभी कर्मचारी को पुराना पेंशन में लेके आएंगे। कम से कम 4000 का ऊपर डिफेंस कर्मचारी अभी ओल्ड पेंशन में आए। रेलवे में 10,000 का ऊपर कर्मचारी अभी ओल्ड पेंशन में आए। लेकिन 20/5/2003 के बारे में उनका ओपिनियन अलग है। उनका ओपिनियन है वो मिस्टर श्री कुमार, वो तो नोटिफिकेशन नहीं होगा, वो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन है। फिर भी हम लोग बोला नो, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं। हमारा अप्रेंटिस के लिए भी 2011 तक नो नोटिफिकेशन, नो एडवर्टाइजमेंट। अब मैनेजमेंट का गलती है, आपने 2003 में बोल दिया अपॉइंटमेंट करो, मैनेजमेंट 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद भर्ती किया, वो हमारा गलती क्या उसमें? हमने फिर उनको 2-3 कोर्ट जजमेंट भी उनका सामने रखा। एर्नाकुलम कैट पोस्टल डिपार्टमेंट में, एर्नाकुलम कैट में पोस्टल डिपार्टमेंट का तो वैकेंसी रिलीजिंग लेटर है, उसको नोटिफिकेशन ट्रीट किया। हमारा भी डिफेंस में प्रिंसिपल बेंच कैट और इलाहाबाद कैट, उन्होंने भी बोला 20/5/2003 का चिट्ठी से नोटिफिकेशन। लेकिन अभी कल फील्ड यूनिट डीडीजी को मिला, उन्होंने बोला नहीं, वो प्रिंसिपल बेंच कैट के खिलाफ में हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, उस कैट का जजमेंट को कोर्ट ने स्टे किया। ठीक है, अभी उस पिटीशनर ये भी रखेगा ना कोर्ट में, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट वालों को आप 31/2003 का एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन ट्रीट कर रहा है, हमारे लिए वैकेंसी रिलीज लेकर क्यों ट्रीट नहीं करेगा? वो आर्ग्यूमेंट तो रहेगा। फिर फेडरेशन की तरफ से भी उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करेंगे। फिर तीसरा इश्यू अनुकंपा अपॉइंटमेंट, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट 5 साल से बंद कर दिया। वो भी एक बहुत सीरियस इश्यू था। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को पूछा था कि क्या कानून का अनुसार आप हमारा तो डिसीज्ड कर्मचारी का अपॉइंटमेंट बंद करके रखा, बताओ व्हाट इज द बेसिस? एडिशनल बेसिस रेलवे में कोई बैन नहीं, डिफेंस में दूसरा किधर भी बैन नहीं, लेकिन इधर क्यों बैन? तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी को पूछा, क्यों बाबा वही ऑफ स्टेट साहब, कैबिनेट का निर्णय है, सरकार में अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक भी भर्ती नहीं होगा। तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी उनको पूछा, ठीक है वो तो कैबिनेट का डिसीजन है, लेकिन कंपनी में भर्ती करने के लिए कोई बैन नहीं है, सरकार ने कोई बैन इश्यू नहीं किया, उनको कंपनी में नौकरी दे दो ना, अनुकंपा नियुक्ति देना है उसको कंपनी में दे दो। फिर बोला साहब इसका लीगल प्रॉब्लम्स देखना पड़ेगा। बगल में ही लॉ सेक्रेटरी बैठा था, कारण आपको मालूम है नेशनल काउंसिल जेसीएम को फर्स्ट लेवल है, कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन है, बाकी सब सेक्रेटरी उसका मेंबर होता है। तो लॉ सेक्रेटरी भी बैठा था, लीगल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी उनको पूछा इसमें क्या कोई लीगल प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला साहब कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है, अपॉइंटमेंट देने का डिसाइड करेगा, हम उनसे पूछेंगे। अब अभी हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरकार नौकरी बंद, आपको कंपनी में नौकरी देना, आप आने का तैयार है तो बोलो, तो फिर लीगल प्रॉब्लम क्या आएगा? तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने बोला ठीक है, कैसे भी इसको 1 महीने का अंदर डिसीजन होना है। अभी तो 1 महीना हो गया, फेडरेशन की तरफ से अभी चिट्ठी भी गया, उनको याद दिलाया कैबिनेट सेक्रेटरी को, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ये आपका आश्वासन है, ठीक है आपने हमारा डीम्ड डेपुटेशन का ऑर्डर कर दिया, वेरी गुड, कंपैशनेट कर्मचारी का ओपीएस का ऑर्डर कर दिया, वेरी गुड, लेकिन ये भी आपका आश्वासन है अनुकंपा नियुक्ति का भी आप ऑर्डर इश्यू करो। तो अभी खबर मिला दिल्ली में, हम 2 दिन था इधर आने का, पहले फाइल एडवांस स्टेज में है, अभी जल्दी से जल्दी उसका भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का भी ऑर्डर आएगा। हम लोग को फाइट करना है, बिना फाइट करके इस सरकार से कुछ भी नहीं मिलेगा साथ। और एक इश्यू है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का, एमसीएम टू चार्जमेंट, वो भी इधर कोर्ट केस उधर कोर्ट केस, इधर स्टे ऑर्डर इधर स्टे ऑर्डर, फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। बाबा नया एसआरओ आ गया,
उस एसआरओ का अनुसार एमसीएम चेयरमैन बनेगा। तो क्या प्रॉब्लम है? एमसीएम को प्रमोट करो, हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी ऑर्डर इश्यू किया, उसमें वो भी डाउट था। ये 13/6/2024 का पहले का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कितना भी वैकेंसी है वो क्या खत्म हो गया, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड करके प्रमोशन में कन्वर्ट कर सकता। फेडरेशन का स्टैंड बहुत क्लियर था। अब नया एसआरओ आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सभी वैकेंसी उस एसआरओ का अनुसार फिलअप करना। तो कितना भी डीआर पोस्ट आपने 10-15 साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखा चेयरमैन पोस्ट में, वो सब प्रमोशन में आना है। वो भी डीजी एग्री किया, उसका बाद उसका भी ऑर्डर हो गया, क्लैरिफिकेशन हो गया। फिर अचानक आ गया इलाहाबाद कैट से, किसी ने पिटीशन फाइल किया, कैट ने बोल दिया जब तक इस पिटीशन डिस्पोज नहीं होगा वैकेंसी खाली रखो। वो गलत है। एक दफा हाईकोर्ट ने क्लियरेंस देने के बाद कैट उसका नीचे है, हाईकोर्ट का ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, कैट हाईकोर्ट का नीचे ही है। तो हाईकोर्ट का जजमेंट उनका ऊपर बाइंडिंग है ना। लेकिन बाद में पता चला अब कैट को इस जजमेंट के बारे में मालूम ही नहीं, कोई बताया ही नहीं। तो फिर डीजी से हमने बात किया और अभी हेडक्वार्टर्स ने देहरादून हमारा फील्ड ऑफिस है उसको डायरेक्शन दिया, इधर इलाहाबाद कैट में वो कौन सरकार का सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनसे बात करके जल्दी से जल्दी स्टे वेकेट करने का, पिटीशन फाइल करने का डिसीजन हो गया। शायद अभी 29 कोर्ट का वेकेशन का बाद, रीओपनिंग का बाद वो पिटीशन दाखिल हो जाएगा। 16,000 प्रमोशन रुका है कॉमरेड्स। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इतिहास में वो रेशियो हम लोग ने इंप्लीमेंट किया, इंटरग्रेड रेशियो 2023 का उस ऑर्डर का 2003 का ऑर्डर का अनुसार, 14/6/2010 का ऑर्डर का अनुसार, उसका बाद बल्क प्रमोशन अभी हो रहा है। 4,000 लोग एमसीएम से चेयरमैन, 4,000 HS1 टू एमसीएम, 4,000 HS2 टू HS1। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में अभी भी स्किल्ड वर्कर 10 साल स्टैग्नेटेड में है, उनको भी मिलेगा HS2 प्रमोशन। लेकिन इस कोर्ट का स्टे ऑर्डर का वजह से वो बंद करके रखा है, उसको भी स्टे वेकेट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है एक दफा कैट का जज को मालूम हो गया, हाईकोर्ट ने ऑलरेडी क्लियरेंस दिया, और उसका स्टे पक्का नहीं रखेगा। कारण ये तो हायर कोर्ट का जुडिशियरी का जजमेंट इनका ऊपर बाइंडिंग है। और साथियों पे कमीशन का भी इश्यूज है, वो सब आपको मालूम है। हम लोग ने 69,000 मिनिमम पे डिमांड किया, सर्विस में 5 प्रमोशन डिमांड किया, एनपीएस यूपीएस खत्म करके ओल्ड पेंशन वापस लेने के लिए डिमांड किया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिलना है, हमारा तो फेस्टिवल एडवांस वगैरह विड्रॉ किया उसको वापस करना है, हाउस बिल्डिंग एडवांस कितना भी एडवांस है सरकार हमको लोन दे रहा उसमें इंटरेस्ट रिकवरी नहीं करना, प्रमोशन का समय 2 इंक्रीमेंट मिलना है। ये बहुत इश्यूज, 5 प्रमोशन सर्विस में 30 साल का अंदर गारंटी करना है, ऐसा बहुत विषय पे कमीशन का सामने रखा है। 3 दफा हम लोग का मीटिंग भी हुआ पे कमीशन का सामने, अच्छा प्रेजेंटेशन उनको कन्विंस करने के लिए प्रयास किया, कोशिश किया। अल्टीमेटली आपको मालूम है पे कमीशन उसका मर्जी में, सरकार उसको क्या बोलता है उसका बेसिस पे ही जनरली रिकमेंडेशंस आता है। लेकिन हम लोग एक ट्रेड यूनियन है, हम लोग को फाइट करना ही पड़ेगा, हमारा तो अधिकार है। 69,000 कुछ लोग हमको पूछे कैसे 18,000 रुपया 69 होगा, लेकिन 18,000 नहीं है, 28,800 है, 10,800 रुपया डीए है अभी 60%, दोनों जोड़ के 28,800 है। वो तो 3 मेंबर फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चा 14 उम्र का नीचे का। अब पेरेंट्स को कौन देखेगा? अभी पार्लियामेंट का कानून है, पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, माताजी पिताजी को टेक केयर करना आपका जिम्मेदारी है, नहीं तो जेल में जाएगा। आपका तनख्वाह से 10,000 रुपया कलेक्टर ऑर्डर करेगा सीजीएम को रिकवरी करने के लिए, तो उनका टेक केयर कौन करेगा? और आजकल तो सरकार खुद बोल रहा है एवरीथिंग ऑनलाइन, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी हो, बच्चा का एजुकेशन एवरीथिंग ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम। उसका इंटरनेट कनेक्शन कौन देगा? पीसी का खर्चा कौन देगा? एंड्रॉइड टेलीफोन का खर्चा कौन देगा? तो ये सब मिनिमम तनख्वाह में इंक्लूड करना है, कैलकुलेशन करके पे कमीशन का सामने उसी में 20 मिनट हुआ।
उसी में 20 मिनट हुआ। मिनिमम तनख्वाह 69,000 डिमांड का क्या जस्टिफिकेशन है? तो ऐसा नहीं है हम ब्लाइंडली हमको 1 लाख दे दो 2 लाख दे दो, ऐसा नहीं है। हम लोग सब साइंटिफिकली कैलकुलेट करके, वो भी 1957 में क्या बोल रहा था डॉक्टर आइकराइट का फॉर्मूला में, हिंदुस्तान का एक अडल्ट मेल मेंबर, अर्निंग मेल मेंबर बोलता उसको, अर्निंग मेल मेंबर को 2700 कैलोरी फूड का इंटेक चाहिए, वो भी मेल के लिए। फीमेल के लिए उतना नहीं चाहिए, 2300, वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। बच्चा के लिए 1800 कैलोरी, लेकिन बच्चा 25 उम्र तक हमारा डिपेंडेंट है, लेकिन मिनिमम वेज के लिए 14 उम्र तक कैलकुलेट करता है। आईसीएमआर का अभी रिपोर्ट है, वो सब उनका सामने रखा है। ये तो एआईडीएफ का नेशनल काउंसिल का रिपोर्ट नहीं है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने उनका रिपोर्ट वेबसाइट में है। वो बोल रहा है आज का परिस्थिति में हिंदुस्तान का एक अडल्ट मेंबर को 3200 कैलोरी, 2700 किधर है, 3200 किधर है, उतना कैलोरी का फूड इंटेक चाहिए। आईसीएमआर बोल रहा है डेली 5 फ्रूट, 1 फ्रूट नहीं है, 5 फ्रूट इंटेक का जरूरत है, देन ओनली इनको इम्यूनिटी आएगा, स्टैमिना आएगा। ये सब आईसीएमआर का रिपोर्ट है। वो सब जस्टिस रंजना देसाई के सामने हम लोग रखा, रेस्पेक्टेड मैडम, रेस्पेक्टेड जज साहब, यही है विषय। तो फाइट तो करना पड़ेगा, तो फाइट करिए, हम फाइट करेंगे, आप लोग भी साथ में आके फाइट करिए। अभी आज जीआईएल में आईआर मैकेनिज्म का मीटिंग है, हम और आपका हमारा 2 सीनियर लीडर है, कॉमरेड पराशर और साबू, तीनों अटेंड करेंगे। अगला साल आपका वर्कलोड क्या है? इस साल भी आपका 178 करोड़ का वर्कलोड है, लेकिन आपका पूरा खर्चा के लिए मिनिमम 200 करोड़ तो चाहिए, तो नहीं तो फिर कंपनी लास्ट में जाएगा, लास्ट में जाएगा तो हमको रिश्वत नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो आज का विषय, आज का एजेंडा है। गारंटी वेजेस सरकार का नियम है, गारंटी वेजेस किसी का मेहरबानी नहीं है। आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई बाबा, आप हमको काम नहीं दिया, मटेरियल नहीं दिया, गार्निचर नहीं दिया, इनपुट नहीं दिया, हम कैसे काम करेगा? आपका तनख्वाह तो सुरक्षित है ना, सीएमडी का तनख्वाह सुरक्षित, सीजीएम का तनख्वाह सुरक्षित, 1 पैसा कम नहीं होता। हम 20 वर्ष में है, हमारा 7100 हमको नहीं मिलेगा, ये क्या गलत है? ये तो आपने कोर्ट में क्या बोला, हमने इसीलिए टीसीएल वर्कर के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया, उधर भी वही प्रॉब्लम है। यही सरकार एआईडीएफ का कोर्ट केस में क्या आश्वासन दिया, जब तक इन लोग डीम्ड डेपुटेशन में रहेगा, सरकार का कितना भी ऑर्डर है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, इनको अप्लीकेबल है। अब गारंटी वेजेस का चिट्ठी क्या हमारा चिट्ठी है? तो 1984 में आपने चिट्ठी इश्यू किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चिट्ठी है। कभी भी एम्प्लॉय का बेसिक पे का नीचे आ गया अर्निंग्स, उसका मिनिमम वेज को तो गारंटी करना पड़ेगा, लेकिन एडवांस बुकिंग करके वर्कर का ऊपर इतना लोड डाल रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज का मीटिंग में उसका बहुत विस्तार से आपका सीएमडी का सामने डिस्कस करेंगे। बाकी आपका कितना भी ये स्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मेंटेनेंस है, ट्रांसफॉर्मर है, ये सब विषय एआईडीएफ ने एजेंडा दिया, सभी एजेंडा का ऊपर आगे डिस्कशन होगा। डिस्कशन में कुछ सेटलमेंट हुआ तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमको आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार का सामने लेके जाना पड़ेगा, वो सब काम हम लोग करेंगे। अंतिम में कॉमरेड्स, हम दोबारा आपको अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब काम सेटल हो चुका है डीम्ड डेपुटेशन का, लेकिन ऑप्शन के लिए श्री कुमार साइन नहीं कर सकता, आपको साइन करना पड़ेगा, आपको दस्तखत करना पड़ेगा ऑप्शन फॉर्म में। इसलिए ऑप्शन फॉर्म कभी भी आएगा, ऑप्शन देना है, हम इस कंपनी में रिटायरमेंट तक सरकार में रहेंगे, बस ऑप्शन नहीं देगा, आप डीम्ड टू बी अब्सॉर्ब्ड इन द पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो गलती नहीं करना। और एक दफा ऑप्शन दिया उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, तो ये सब मन में रखे, तब ऑप्शन आएगा, फेडरेशन का तरफ से भी विस्तार में गाइडलाइंस आएगा, उसको आप मन में रखे काम करिए। हम आपको सभी को पैराशूट फैक्ट्री और हमारा 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सभी कर्मचारी, उन सबको अभिनंदन कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ। ये हम लोग ने एक अच्छा एकता बना के, ठीक है, एआईडीएफ ने लीगली फाइट किया,
रास्ता में फाइट किया, आंदोलन किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, हड़ताल किया, लेकिन एक एकता हम लोग ने बनाया यूनाइटेड फोरम का नाम पर। उस एकता भी हम लोग को मदद किया। तो उस सब की वजह से एक बहुत लंबा बैटल, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग ने अचीव किया। वो काम में आपकी भागीदारी है। यू आर ऑल पार्टनर्स फॉर द विक्ट्री। आप सबको AIDF की तरफ से अभिनंदन, लाल सलाम, धन्यवाद सर।